हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पर आपसे डिस्कस करेंगे। यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट के एग्जाम में एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक गोल्डन की तरह यह है। और इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यदि वास्तव में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और फैक्ट आपको पता है तो आप 100 में 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज यदि प्रश्नों की समझ आपको नहीं है तो जानते हुए भी प्रश्न कई बार गलत हो जाते हैं। तो आइए इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, कुछ आपसे चर्चा करेंगे और प्रीवियस ईयर से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व भी कराएंगे और इस एग्जाम को क्रैक करने की रणनीति क्या होगी उस पर भी थोड़ा बहुत आपसे परिचर्चा करेंगे। तो आइए उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर एक आपके सामने डेटा अवेलेबल कराया गया है जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि कहां से कितने प्रश्न किन सालों में पूछे जाते रहे हैं। तो यहां से लगातार जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, आप देखेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट से आपके प्रश्न लगातार तीन चार प्रश्न पूछे गए हैं। बाल विकास से संबंधित भी प्रश्न आपसे खूब पूछे गए हैं। सीखने के सिद्धांत से सबसे अधिक प्रश्न हर साल पूछे गए हैं। अन्य जगहों से भी आपके बालक के रूप में बालक कैसे सीखता है, बालक समस्या समाधान कैसे बन सकता है, तमाम चीजें। वैसे जो एग्जाम का स्ट्रेटजी इस समय चल रहा है, यदि आपको सही बात हम बताएं तो अभी एग्जाम के ट्रेंड में थोड़ा बहुत चेंजेस आया हुआ है। और वो चेंज क्या है, जैसे अभी सीटेट का एग्जाम आप देखेंगे तो वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग, ब्रूनर, बाल विकास, शिक्षा मनोविज्ञान और अधिगम, इतने को चैप्टर को हम ऐड कर लें तो करीब करीब 85% क्वेश्चन यहां से सीटेट में पूछ लिया था। तो यहां पर भी इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम है। ऐसे में चाइल्ड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हेरिडेटरी, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ब्रूनर, अधिगम और उसके सिद्धांत, व्यक्तित्व, बुद्धि से एक आध प्रश्न आते हैं, समायोजन से एक प्रश्न आ सकता है, बालक कैसे सीखते हैं, बालक वैज्ञानिक अन्वेषक, मूल्यांकन। तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। ये आपका सिलेबस भी है, उसी को आपको पढ़ना भी है। तो आइए उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा विषय पर आते हैं। तो डियर एस्पिरेंट, एक प्रश्न हम लोगों के सामने आता है कि भाई साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है। ध्यान देंगे तो आप देखिए, स्पष्ट कर रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्या करता है? अब देखिए, यहां पर जब बिहेवियर शब्द की हम बात कर रहे हैं तो यूपी टेट में एक प्रश्न यहां से पूछा गया है और प्रश्न यह है कि मॉर्गन के अनुसार हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान में किसका, तो मानव और पशु दोनों के व्यवहार का। तो यहां पर मनोविज्ञान व्यवहार, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक साइंटिफिक स्टडी है। तो जब यहां पर हम बिहेवियर की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, तो यहां पर मानव और पशु दोनों के व्यवहार की बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो यहां पर मेंटल प्रोसेस की बात की गई है कि आखिर मानसिक प्रक्रियाएं क्या है, यह समझना जरूरी है। तो देखिए, यहां पर जो माइंड देख रहे हैं, है ना, तो माइंड जो भी प्रोसेस करता है वो सारी चीजें मेंटल प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए बुद्धि का इस्तेमाल दिमाग करेगा, यह भी मेंटल प्रोसेस है। माइंड आपका चिंतन करता है, माइंड आपका तर्क करता है,
दिमाग आपके स्मृति मेमोरी को रखता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ईटीसी, ये जो भी मेंटल फंक्शन है, सब चीजें मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और इनका साइंटिफिक स्टडी हम यहां पर करते हैं। और इसके साथ साथ एक डेफिनेशन ये भी दे दिया गया है कि मनोविज्ञान वह शैक्षिक और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है जो प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमने मनोविज्ञान के बारे में डिस्कस किया। अब देखो एक बात यहां पर ये और भी है कि जैसे मान लो साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो दो बातें हैं। साइकोलॉजी जो शब्द है इसमें दो टर्म हैं, साइके और लॉगस। तो ध्यान देना, लॉगस का मतलब है टू स्टडी और साइके का अर्थ क्या है? सोल, आत्मा, यानी आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। लेकिन वक्त के साथ यह विषय अपने प्रकृति में बदलाव लाता गया है, इसका अर्थ भी समय के साथ चेंज होता गया है। तो यहां पर देखेंगे आप कि हमने क्या कहा कि साइके का जो मतलब है, साइके का मतलब सोल, आत्मा, और लॉगस का टू स्टडी, अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करने वाला। तो प्राचीन काल में आत्मा का अध्ययन यहां पर किया जाता था, यानी कि यह विषय जो है, यह बात दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है, यानी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आत्मा का विषय है ना। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई साइकोलॉजिया से हुई है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1506 में मार्लो मुरलिक ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया डी रेफियोन एनीमिया ह्यूमन में किया था। तो यहां पर साइकोलॉजी टर्म जो है, यहां पर सबसे पहले शब्द यहीं पर इनकी पुस्तक के अंतर्गत आपको प्राप्त होगा। तो ये बातें भी हमने यहां पर डिस्कस की। अब देखो इसमें है क्या कि इस सब्जेक्ट ने वक्त के साथ अपने प्रकृति में सबसे अधिक बदलाव लाया है, और इसकी बदलाव को आप देख रहे हैं यहां पे कि यहां पर 16वीं शताब्दी में, चूंकि दर्शन शास्त्र का विषय होता था प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में यहां पर प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट जैसे दार्शनिकों ने इसे आत्मा का विज्ञान माना। लिबनिज, हॉब्स, लॉक, कांट और ह्यूम जैसे दार्शनिकों ने इसे मन का विज्ञान माना। यहां से विभाजन रेखा तय होता है, और कई बार पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का उत्पत्ति वर्ष है, और आपके एग्जाम में आया है 1900। क्या है? 1900। तो यहां से विलियम वुंट साहब ने इसे क्या कहा? चेतना का विज्ञान कहा। अब देखो वुंट साहब महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि दो तीन बातें हैं। इन्होंने मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, इसीलिए इन्हें हम लोग प्रायोगिक मनोविज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी के भी नाम से जाना जाता है। ऐसे कई विषय है विलियम वुंट के बारे में, है ना। मनोविज्ञान के पहले प्रयोगशाला की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद आधुनिक समय में देखें तो आधुनिक समय में वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल जैसे दार्शनिकों ने इसे व्यवहार का विज्ञान माना है। तो यहां पर एक प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि मैकडूगल की एक पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी। ये पुस्तक है
और इस पुस्तक के लेखक हैं मैकडूगल। तो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना जो कॉन्शियस टर्म है उसकी आलोचना भी करने का काम किया है। और इसके बदलते हुए स्वरूप को देखने के बाद एक दार्शनिक है वुडवर्थ। क्या? वुडवर्थ। अब देखो, ये व्यवहार का जनक है ना, तो वाटसन को हम लोग क्या मानते हैं? व्यवहारवाद का जनक मानते हैं। तो वुडवर्थ ने क्या कहा कि वुडवर्थ ने कहा इसके बारे में कि भाई ये तो बहुत बदलाव वाला विषय है। यानी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोया, फिर अपना मन खोया, फिर अपनी चेतना खोई, और मनोविज्ञान आजकल क्या किया हुआ है कि व्यवहार को धारण किए हुए है। तो ये मनोविज्ञान के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमने आपके साथ डिस्कस की। तो एटकिंसन, स्मिथ और हेडगार्ड जैसे दार्शनिकों ने इसे मनोविज्ञान को व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय माना है। मॉर्गन जैसे दार्शनिकों ने इसे व्यवहार में मानव और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना है। तो यहां पर स्किनर के बारे में जान लेना थोड़ा सा जरूरी है कि स्किनर ने मनोविज्ञान की इस विशेषता को देखते हुए कहा कि मनोविज्ञान जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में या विभिन्न परिस्थितियों के प्रति प्राणी के प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि एक प्राणी अपने जीवन के विभिन्न सिचुएशन में, एनवायरमेंट में क्या प्रतिक्रिया करता है, उसका अध्ययन मनोविज्ञान करता है। यह बात स्किनर ने कहा था। इसके अलावा हम देखें तो शिक्षा पर हम आते हैं। अब देखिए यहां पर दो बातें तो क्लियर हैं। पहले तो देखो, जो साइके जो टर्म है, साइके टर्म में साइके और लॉगस, तो इसमें मेंटल प्रोसेस और ह्यूमन बिहेवियर का हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये जो साइके है, ये ह्यूमन के आइडिया, ह्यूमन के इमोशन और मोटिवेशन का ये सेंटर पॉइंट होता है ना। और उसके कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड्स के द्वारा उसका व्यवहार कंट्रोल भी होता है, और उसी चीज को हम लोग साइके के रूप में जानते हैं। अब देखिए, यदि हम एजुकेशन की बात करें, क्योंकि दो टर्म है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी दो टर्म एजुकेशन और साइकोलॉजी से मिलकर बना है। जहां साइकोलॉजी के बारे में हमने जाना, अब थोड़ी सी बात हम एजुकेशन के बारे में आपसे करने वाले हैं। तो संस्कृत के शिक्ष धातु, ध्यान दीजिएगा, यहां पर संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है क्या? शिक्षा। तो ध्यान देना, इसका मतलब होता है सीखना। और इंग्लिश में एडुकेटम ई प्लस ड्यू को, यानी अंदर से बाहर की ओर, अर्थात आंतरिक ज्ञान का बाह्य प्रकटीकरण करना है। देखो, शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, एक बात समझिए, ये कॉन्टिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस है। और डेमोक्रेटिक एजुकेशन जो सिस्टम है वो चाइल्ड सेंट्रिक है। क्या है? वो चाइल्ड सेंट्रिक है। यहां पर क्या है कि बालक जो है शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में है। शिक्षक हो, पाठ्यक्रम हो और विद्यालय हो, ये इसकी परिधि पर है। क्या है? परिधि पर है, इसकी परिधि है। सेंटर में कौन है? बालक। तो बालक के बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। क्या है? बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। शिक्षक और दूसरे चीज सिर्फ और सिर्फ यहां पर सहायक हो सकते हैं। यदि पियाजे की हम बात करें तो उसने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थियरी में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि बालक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर हैं। और वाइगोत्स्की ने भी कोऑपरेटिव लर्निंग को बात की है, सामाजिक अधिगम की बात की है, और
ने भी शिक्षा व्यवस्था को चाइल्ड सेंट्रिक माना है। वाइगोत्स्की और पियाजे ने संरचनात्मक शिक्षा में उनका बड़ा योगदान है, जहां शिक्षा के केंद्र में बालक होता है और पूरी शिक्षा व्यवस्था बालक के सर्वांगीण विकास पर फोकस करती है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एजुकेशन, जो शिक्षा शब्द है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। क्या करना है? बालक का सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा को यदि हम प्रोसेस माने तो इसमें दो बातें आती हैं, द्विध्रुवी प्रक्रिया है कि त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना गया। हालांकि एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया माना है, लेकिन शिक्षा को हम लोग त्रिध्रुवी प्रक्रिया ही मानते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। राइट, ये बातें हमने यहां पर डिस्कस की। अब शिक्षा से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम देख लेते हैं, जिससे बहुत सारी चीजों को हमें समझने और जानने में सहायता प्राप्त होगा। जैसे विवेकानंद साहब मानते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यानी कि उसके अंदर वो तमाम शक्ति है, क्षमता है, जिसे बाहर निकालना है। वाइगोत्स्की भी तो ऐसी बात कर रहा है। उसने भी कहा कि बालक स्वयं से क्या कर सकता है और दूसरों की सहायता से और क्या कर सकता है, दोनों में अंतर है। और उसने जेडपीडी का कॉन्सेप्ट दिया, कहा कि जो स्वयं कर सकता है उसका वास्तविक विकास स्तर है, दूसरों की सहायता से जो कर सकता है उसके बीच में जेडपीडी जो अंतर होगा वो जेडीपीडी है, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इस तरह की बातें उन्होंने संभावित विकास स्तर और वास्तविक विकास स्तर की बात की। तो विवेकानंद ने यह बात माना है। गांधी जी ने कहा कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित शक्तियों का सर्वांगीण प्रकटीकरण ही क्या है? शिक्षा है। मनुष्य के शरीर में, मन में और उसकी आत्मा में आंतरिक या बाह्य जो भी शक्तियां हैं उसको प्रकट करना ही क्या है? शिक्षा है। इसके अलावा टैगोर साहब कहते हैं कि उच्चतम शिक्षा वह है जो केवल सूचना नहीं देता, अपितु वह हमारे जीवन के समूचे अस्तित्व के अनुकूल बनाती है। यानी कि शिक्षा जो है केवल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन गिव करने का, देने का काम नहीं करती है, जबकि आपके जीवन को समूचे वातावरण या विश्व के अनुकूल बनाने का भी कार्य करती है। डीवी साहब, जिन्हें प्रगतिशील विद्यालय का जनक माना जाता है, शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है क्या? शिक्षा, जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखता है और अपनी संभावनाओं को पूरा करने का काम करता है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षा व्यक्तिकरण, सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत उन्नति व समाज उपयोगिता को बढ़ावा देने का काम करती है। यानी कि व्यक्तिगत उपयोगिता, उन्नति और समाज उपयोगिता। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर जॉब कर रहा हूं, मैं पैसे अर्न कर रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत उन्नति हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ मैं आपके लिए शिक्षक भी हूं, ये हमारी समाज उपयोगिता भी है ना। तो ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है, शिक्षा के बिना यह संभव नहीं है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की यदि हम बात करें, इन तमाम बातों को ध्यान में रखने के बाद, तो हमने कहा कि एजुकेशन ई प्लस ड्यूको है ना। तो ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है क्या? एजुकेशन, यानी आंतरिक ज्ञान का बाह्य प्रकटीकरण। और साइकोलॉजी, साइको प्लस लॉगस। तो साइके का टर्म जो है मीनिंग समय के साथ साथ चेंज होता रहा है। तो वर्तमान में साइके का मतलब क्या है? बिहेवियर। क्या है? बिहेवियर। तो यानी कि यहां पर चाइल्ड के एजुकेशनल बिहेवियर का आपको स्टडी करना है। किसका स्टडी करना है? शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन और शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो यानी कि बालक के शैक्षिक व्यवहार का यहां पर हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे।
तो मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो स्किनर साहब ने माना कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग जो प्रोसेस है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर साहब कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों, परिणामों के उपयोग से तथा शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबद्ध होती है। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन के अंतर्गत सीखने संबंधी बहुत सारी समस्याएं आती हैं बच्चों को, तो उनकी समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे, हम कैसे नियम बनाएंगे जिससे बालक के शैक्षिक समस्या का समाधान हो सकता है, इसके लिए हमें मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, उसे हम लोग नकार नहीं सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो बातें की गई हैं, उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। तो कुछ उपयोगिताएं आपके सामने दी गई हैं, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक सर्वप्रथम स्वयं को योग्य बनाता है। यानी कि क्या है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोग माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं, तो माइक्रो टीचिंग में हम लोग 6 स्टेप से चलते हैं, और उसमें 6 स्टेप में क्या है, 5 मिनट 6 मिनट की टीचिंग करते हैं, 6 बाय 5 30 मिनट का लगभग। तो एक तरह से देखें कि माइक्रो टीचिंग में करते क्या है, सबसे पहले आप लेसन प्लान बनाते हैं, फिर टीचिंग करते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं। बच्चे ने नहीं सीखा, अब नहीं सीखेगा तो क्या करेंगे, फिर से आप लेसन प्लान बनाएंगे, फिर से टीचिंग करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। यानी कि कह रहा है कि यदि बच्चा ने नहीं सीखा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि बच्चा के अंदर कोई कमी है। यदि बच्चे ने नहीं सीखा, इसका मतलब शिक्षक के पढ़ाने में कोई ना कोई कमी है। एक जोक हमने सुना, जोक क्या ये फैक्ट है, लेकिन कार्टून कहीं बनाया गया था, हमने उसको पढ़ा कि इस टीचर स्टूडेंट से कहती है कि राजू यू आर फेल इन एग्जामिनेशन, तो राजू कहता है नो मैम आई एम नॉट फेल इन एग्जामिनेशन, यू आर फेल इन टीचिंग। मैं एग्जाम में फेल नहीं हुआ, आप टीचिंग में फेल हो गए। दूसरी बात कह रहा है बालक के स्वभाव व व्यवहार को जानने में सहायक। मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो बालक के बिहेवियर को समझने में सहायता कर। जैसे अनकॉन्शियस माइंड के बारे में आप जानते हैं, जिसमें बहुत सारे तरह के आग्रह इच्छाएं दबी होती हैं, दमित इच्छाएं होती हैं उसमें। तो बालक कोई अचानक से व्यवहार करता है तो उसके पीछे उसका अनकॉन्शियस माइंड फैक्ट होता है। तो आप उस चीज को यदि जानते हैं तो समझने में आपको सहायता मिलेगी। बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक होता है, बाल विकास की जानकारी में सहायक होता है। बाल विकास को जानने में बहुत सारे बालक जो विकास के साथ बहुत सारी तरह की अवस्थाएं होती हैं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होकर गुजरता है, उसमें अलग अलग तरह की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई विशेषताओं को बच्चे धारण करते हैं, तो वो जानने में भी सहायता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, जैसे क्या होता है कि कोई भी 2 इंडिविजुअल एक समान नहीं हो सकते। व्यक्तिगत भिन्नता में 2 बातें हम लोग पढ़ते हैं, अंतः व्यक्तिगत भिन्नता और अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। जैसे हम अपने ही जीवन में देखें तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जीवन के अलग अलग अवस्थाओं में हमने अलग अलग तरह की भिन्नता पाई है। तो ये सारी चीजें व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। हमारे ज्ञान में, हमारे कौशल में, योग्यता में चेंजेज आए हैं वक्त के साथ। लेकिन कोई भी 2 व्यक्ति को देख लिया जाए तो कोई भी 2 व्यक्ति भी एक समान नहीं होते हैं। बोथ आर नॉट इक्वल, एवरी पर्सन इज यूनिक एंड डिसेंट, देयर आर नोबडी लाइक यू। हर व्यक्ति अपने आप में स्पेसिफिक होता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का भी ज्ञान बहुत जरूरी है। राम और श्याम एक ही तरीके से नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। दोनों के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। बालक के अंदर समस्या समाधान में सहायता भी करने का काम यह करता है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी, अनुशासन को बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को देखेंगे तो महत्व, इसका इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ी बात यह है
कि बाल केंद्रित शिक्षा आजकल हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम, जिसमें बालक शिक्षा के केंद्र में होता है और शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। दूसरी बात है मापन और मूल्यांकन की बात। तो ध्यान देंगे, आजकल हम लोग जो बात कर रहे हैं वह सतत व व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। सतत मूल्यांकन के अंदर निदानात्मक, संकलनात्मक मूल्यांकन भी हम लोग करते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन जैसे कि अधिगम का आकलन, पहले अधिगम कराते हैं फिर आकलन करते हैं, है ना। और अधिगम के लिए भी आकलन होता है। अधिगम के लिए आकलन का मतलब कि पहले बालक को जब हम पढ़ाएंगे तो उसके पढ़ाने की प्रक्रिया में, पढ़ने की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में देखेंगे कि सीखने में कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है, और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक या निदानात्मक शिक्षा हम प्रदान करते हैं, है ना। तो सतत के साथ साथ व्यापक, सतत मूल्यांकन में बालक के मानसिक पक्ष का मूल्यांकन होता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के सभी पक्ष, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, हर प्रकार का, यानी लर्निंग जो डोमेन बताए गए हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। तो शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, तो मूल्यांकन भी सतत होना और व्यापक होना चाहिए। शिक्षण पद्धति में परिवर्तन, देखिए समय के साथ हम लोग शिक्षा नीतियां भी बनाते हैं, है ना। तो वक्त के साथ जरूरत पड़े तो हम लोग अपनी शिक्षण पद्धति में भी, शिक्षण टीचिंग मेथड में भी चेंजेस लाते हैं। कई बार बच्चे किसी और टीचिंग मेथड से सीखते हैं, कुछ बच्चे किसी और टीचिंग मेथड से सीखते हैं। तो शिक्षक को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, शिक्षण के चर के बारे में जानकारी होना चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान, क्योंकि हम बालक की क्षमता और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। समय सारणी के निर्माण में भी मदद करता है, अनुशासन को बनाए रखने में मदद करता है, स्वस्थ वातावरण के निर्माण में, अनुसंधान में, इन तमाम चीजों में शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह मदद करने का काम करता है। यही नहीं, इसके अलावा यदि हम देखें तो छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं के साथ साथ बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसे हम लोग सकारात्मक मनोवृत्ति कहते हैं, बच्चों के अंदर सकारात्मक मनोवृत्ति को डेवलप करने में भी सहायता करता है। बच्चों के अंदर समूह गतिकी को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। ग्रुप में बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे साथ साथ चीजों को सीखेंगे, इन तमाम चीजों में शिक्षा मनोविज्ञान काफी मदद करने का काम करता है। तो ये तमाम बातें हमने यहाँ पर देखी, जानी और समझी, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित थी, और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। काफी डिफिनेशंस इसके परीक्षा में पूछे गए हैं और ये सभी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। इसके साथ ही कुछ हमारे सामने क्वेश्चन है और हम चाहेंगे कि इन प्रश्नों को भी हम लोग एक तरह से सॉल्व करें, देखें कि ये प्रश्न क्या कह रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा क्या है? अभी हमने बताया कि मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना की आलोचना की है। तो जब चेतना की आलोचना की तो स्वाभाविक है कि मैकडूगल जो होंगे वो क्या होंगे? व्यवहारवादी होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि चेतना की आलोचना की है इन्होंने। तो यहां पर देखिए व्यवहार की बात कहां की गई है? यथार्थ विज्ञान है, आपका ऑप्शन होगा ए।
देखिए कई बार प्रश्न ऐसे भी पकड़ना चाहिए, जैसे हमने कहा कि इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना की आलोचना की, तो भैया चेतना तो जब आया ही नहीं था तो उससे पहले तो ये होंगे नहीं, तो ये जब भी होंगे चेतना शब्द आने के बाद ही होंगे, तभी तो आलोचना करेंगे। तो व्यवहारवादियों ने चेतना की क्या की, आलोचना की। इस ऑप्शन में आपको व्यवहार है, आप चुपचाप अपना ऑप्शन क्या करेंगे, ए लगा देंगे। तो इस तरह से भी हम लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए, और ये तभी होगा जब अधिक से अधिक प्रश्नों के सेट को हम लगाएंगे, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद कौन है, वर्दाइमर। और कोहलर और कोफका जो हैं, इनको हम लोग सहायक मानते हैं। क्या है, सहायक मानते हैं। जबकि फादर कौन है, तो गेस्टाल्टवाद जो है ये एक तरह से देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के रूप में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है क्या, गेस्टाल्टिज्म। फादर कौन है, मैक्स वर्दाइमर। प्रमुख सहायक कोहलर और कोफका। कोहलर साहब जो है इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि के जनक माने जाते हैं। अधिगम में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इनसाइट लर्निंग उसके जनक माने जाते हैं। अब ध्यान देना कि इन्होंने गेस्टाल्ट शब्द का मीनिंग क्या है। गेस्टाल्ट शब्द का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज होल, एक संगठित पूर्ण। यानी कह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी एक संपूर्ण अपने योग के हिस्से से अधिक होता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो अध्ययन हम करते हैं, अध्ययन टुकड़ों के बजाय संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। टुकड़ों के बजाय क्या किया जाता है, संपूर्ण का, पूरे पैटर्न का हम एक साथ अध्ययन करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा देखेंगे पावलोव का सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आपको होगा होप में। देखियो, पावलोव के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पावलोव ने क्या कहा, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इनकी जो थ्योरी है वह है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जिसे हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं, क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन। तो इन्होंने क्या कह रहा है कि स्टिमुलस होता है और रिस्पॉन्स होता है। तो स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक एसोसिएशन बनता है, उसी को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। तो एसोसिएशन कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। जैसे इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिया यूसीएस, इन्होंने कहा कि यूसीएस इज इक्वल टू यूसीआर, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस प्राणी में अनकंडीशनल रिस्पांस पैदा करता है। जैसे भूख लगी तो आपके मुंह से अपने आप लार पैदा हो जाएगा, राइट। तो लेकिन यदि हम देखें तो सीएस कंडीशनल स्टिमुलस प्राणी में सीआर पैदा नहीं करेगा। जैसे घंटी बजाओ तो आपके मुंह से लार नहीं आएगा, लेकिन आपके सामने भोजन आए तो मुंह से लार आ जाएगा, है ना। तो ये बात इन्होंने कहा। लेकिन इन्होंने कहा कि यदि मान लो यूसीएस के साथ साथ हम सीएस को जोड़ दें और ये प्रक्रिया बार बार हम दोहराएं, रिपीट एंड रिपीट अगेन अगेन, यानी बार बार रिपीट करें। जैसे किसी को घंटी बजाया भोजन दे दिया, घंटी बजाया भोजन दे दिया, घंटी बजाया भोजन दे दिया। तो पहले घंटी बजाया फिर भोजन दिया, घंटी बजाया भोजन दिया, घंटी बजाया भोजन दिया। तो प्राणी जो है
यूसीआर उत्पन्न करता है, क्योंकि पहले घंटी दिया, फिर भोजन दिया, तो भोजन देखकर लार आया। फिर उसने सोचा एक प्राणी धीरे धीरे क्या होगा कि जो जीव होगा वो सीएस के साथ ही रिलेशन बना लेगा। उसे लगा कि घंटी बजने पर ही भोजन मिल रहा है। जैसे लास्ट में जैसे छुट्टी होती थी तो हम लोग के 1 घंटी बजती थी, उसके बाद 5 मिनट बाद, तो पहले ऐसे 1 बजते ही हम लोग क्या करते थे, बोरिया बिस्तर अपना बंद करना, कॉपी पेन ठीक करना, क्योंकि हमको लग जाता था। तो कंडीशन उसके साथ हमारे बन गए। धीरे धीरे क्या होता है, जब ये प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे तो सीएस के साथ ही क्या होगा, घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगा। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, तो इसको कंप्यूटरीकृत स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है, तो वो होफमैन मशीन है। क्या है? होफमैन मशीन आपका राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका क्रो एंड क्रो का। क्या है? आपको क्रो एंड क्रो का कथन है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और आपका आखिरी क्वेश्चन है कि शिक्षा के द्वारा मानव के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। व्यवहार तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आपका जवाब होगा गिलफोर्ड का। यह कथन किसका है? यह कथन है गिलफोर्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मानव के व्यवहार, देखो कैसे समझोगे इसको, इस कथन को। गिलफोर्ड, बचपन में हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, तो अचानक से क्या हुआ कि गिल्ली डंडा खेल रहे थे, पिताजी ने आया, पीछे से थप्पड़ जोर से लगाया, तो हमने गिल्ली डंडा खेलना बंद कर दिया, भागे वहां से। तो व्यवहार में हमारे परिवर्तन आया। तो पिताजी भी एक व्यवहार किए, हालांकि निगेटिव डिफिनेशन है, मारने को प्रमोट हम नहीं करेंगे, लेकिन समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो व्यवहार से आपके व्यवहार में क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है। क्या हो रहा है? व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन। गिल्ली डंडा खेल रहे थे, थप्पड़ पाए, आपका व्यवहार बदल गया। तो पिताजी ने एक व्यवहार किया, फिर उस पर आपका व्यवहार बदला। तो व्यवहार से व्यवहार में, मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की बात इन्होंने कही है। ऐसे गेस करके भी आंसर को हम लोग लगा सकते हैं। राइट। तो ये हमने कुछ प्रश्न आपसे कराए। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में हमने बताया कि किस प्रकार से आज का एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंट्रिक है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंट्रिक है, जहां शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। ये तमाम बातें हमने आज चर्चा की। आज की क्लास में आप सब बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर उम्मीद करते हैं कि अगली क्लास में हमारी आपसे जरूर मुलाकात होगी। और आप लोग गैलेक्सी क्लासेस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। गैलेक्सी क्लास का अपना एक फोकस होता है, हमेशा हमारी टीम ये चाहती है कि स्टूडेंट को अधिक से अधिक कंटेंट, अधिक से अधिक एग्जाम की दृष्टि से जो इफेक्टेड मटेरियल है, प्रभावी मटेरियल है, उसे जो है प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप बहुत कम समय में अपने सक्सेस को प्राप्त कर पाए, गेन कर पाए। आज की क्लास में आप सब लोग बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।